नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेव्स। तो सबसे पहले वेव्स होती क्या है? तो वेव्स होती है एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट बीइंग ट्रांसफर्ड, है ना। मैटर जो है, पार्टिकल जो है वो खुद ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि एक एनर्जी जो है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं वाइब्रेशन के द्वारा अपने नेबरिंग पार्टिकल को देते हैं, नेबरिंग वाला उससे आगे वाले को, उससे आगे वाला उससे आगे वाले को, और इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वेव मोशन क्या होता है? इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैटर के ट्रांसफ़र के बिना एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो वेव क्या होती है? एक डिस्टर्बेंस होती है जो ट्रैवल करती है थ्रू द मीडियम। एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है वेव्स इस तरह से, जिसमें ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसमें मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता, पार्टिकल्स का खुद ट्रांसफ़र नहीं होता। वो बस वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, उससे नेक्स्ट वाला उस वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता है, उससे नेक्स्ट वाला उस वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता है, और इस तरह से वही वाइब्रेशन एनर्जी की फॉर्म में एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल कर जाती है। एग्जाम्पल क्या है वेव्स के? साउंड वेव हो गई एयर में, लाइट वेव हो गई, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर पानी में आप तालाब में या नदी में कहीं पत्थर फेंकोगे तो आपको दिखेगी रिपल्स जैसी, है ना, निकलते हुए इस तरह से। जहाँ पे आपने पत्थर फेंका वहाँ से ऐसे रिपल्स दिखेगी आपको, ऐसे गोल गोल वेव्स दिखेगी बनती हुई, उनको बोलते हैं रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और आ गई वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग ले लो, एक रस्सी ले लो, चाहे रस्सी को इस तरह से अगर आप करोगे तो वहाँ पे भी आपको एक क्या दिखेगी? एक वेव दिखेगी जाते हुए, ठीक है। और एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होगी अगर, है ना, एक रस्सी होगी थोड़ी स्ट्रेच करी हुई, उसको भी आप हिलाओगे तो उस पर भी आपको वेव्स दिखेगी। तो यही होता है वेव्स, है ना, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। अब वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ वेव के। जैसे सबसे पहले जिसमें है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा, मतलब लैम्डा होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब पहले क्रेस्ट और ट्रफ क्या हुआ? अगर वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इस तरह से पास कर रही है, तो ये जो नीचे जा रही है, नीचे वाला जो एम्पलीट्यूड है, नीचे वाली डायरेक्शन में जो जाता है, इसे बोलते हैं ट्रफ। और जो ऊपर जाती है वेव, इसे बोलते हैं क्रेस्ट। तो ये होता है क्रेस्ट और ये नीचे वाले होता है ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले जो क्रेस्ट होंगे, ये वाला और ये वाला, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको कि लैम्डा एक ग्रीक लेटर है उससे डिनोट करते हैं। और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ होंगे, ये और ये, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे भी बोलेंगे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हुआ? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। वो बोलेंगे कि वो होता है वेवलेंथ आपके पास, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन मतलब जहाँ पे ये था पहले, जहाँ पे रेस्ट पे था पार्टिकल, वहाँ से उसने अब मैक्सिमम कितना डिस्टेंस चला, तो ये होगा एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस, ये भी तो एम्पलीट्यूड ही है, ये सेम होगा। तो अगर हम देखें तो किस तरह से, जैसे पार्टिकल है आपके पास, यहाँ पे आसपास भी स्पेस में हर जगह एटमॉस्फेयर में पार्टिकल ही है, गैसेस है, मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी बात से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी पार्टिकल को मिल रही है। पार्टिकल जब अपने रेस्ट पे होंगे यहाँ पे, और जैसे इनको एनर्जी मिला ये वाइब्रेट होना शुरू हो गया। तो जहाँ पे ये रेस्ट पे थे वो होती है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस आगे गया दैट इज एम्पलीट्यूड। तो मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस आगे जाएगा दैट इज एम्पलीट्यूड। अपने मेन पोजीशन पे आके नहीं रुका अभी क्या करेगा? पीछे आएगा, पीछे की तरफ आएगा,
और ये जो पीछे की तरफ आया ये नीचे वाला एम्पलीट्यूड है, तो आगे पीछे वाइब्रेशन होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड आ रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है अपनी मेन पोजीशन से, जितना दूर वो जा रहा है उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस चलता है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब तो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में भी बात करें तो हम बोलते हैं ना, कोई काम आप कितना फ्रिक्वेंटली कहीं पे जा रहे हो, कितना फ्रिक्वेंटली कोई काम कर रहे हो आप, है ना, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन फ्रॉम साइकिल प्रोड्यूस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट किए जा रहे हैं वेव के द्वारा, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वेव की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक सेकेंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट किए, जितने वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कैसे होता है इसको समझते हैं पेंडुलम का एग्जांपल से पहले। पेंडुलम लो एक बार, ये इसकी होगी मेन पोजीशन, जहां पे ये रेस्ट पे होगा, ये इसकी होगी मेन पोजीशन। अब आपने फोर्स लगाया इस पे, ये एक एम्पलीट्यूड तक गया, यहाँ तक गया ये मान लो, ठीक है। तो जहाँ तक ये जाता है ऊपर उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये यहाँ से यहाँ गया पहले, फिर यहाँ से ये वापस आया अपनी मेन पोजीशन पे, ठीक है। अभी एक चक्कर पूरा नहीं हुआ, अभी एक वाइब्रेशन पूरा नहीं हुआ। अब क्या हुआ? ये यहाँ पे नहीं रुका, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इधर आके रुकेगा, इधर आके थोड़ी देर रुकेगा, फिर वापस आएगा मेन पोजीशन पे, और ये हुआ एक वाइब्रेशन पूरा। तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम, फिर वापस मेन, फिर दूसरी मैक्सिमम, दूसरी डायरेक्शन वाला मैक्सिमम, फिर वापस मेन, ये एक वाइब्रेशन पूरा हुआ, ऐसे 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 और इस तरह से, है ना। तो जब मेन पोजीशन पे था तो ये भी मान लो, यहाँ से शुरू करते हैं, अगर ये भी मान लो मेन पोजीशन पे था, फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया, फिर ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया यहाँ पे, फिर ये वापस मेन पोजीशन पे आया, फिर ये भी मेन पोजीशन पे वापस आया, फिर ये यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मैक्सिमम पे आया, और ये वापस मेन पे आया, ये भी वापस मेन पे आया। तो दैट इज वन साइकिल और वन वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय वेव। और यही होता है अगर हम किसी भी, अगर मैं पार्टिकल का मोशन ले लूँ, पार्टिकल मेन पोजीशन पे है, आगे जाएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, वापस मेन पोजीशन पे आएगा, तो ऐसा ही वेव बनेगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन होती है जो अपनी मेन पोजीशन से एक बार एक्सट्रीम पे गया, वापस मेन पोजीशन पे, फिर दूसरी डायरेक्शन वाले एक्सट्रीम पे जाके वापस मेन पोजीशन पे आएगा, दैट इज वन वाइब्रेशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा ऐसी ऐसी कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करी गई है किसी भी वेव के द्वारा एक सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड या फिर साइकिल प्रोड्यूस पर सेकंड, ठीक है। वेव ने एक सेकंड में कितने कंप्लीट किए, और इसको हम फ्रीक्वेंसी या तो एफ से लिखते हैं या फिर म्यू, म्यू होता है ये वाला ग्रीक लेटर, इससे लिखते हैं। और इसको किस एसआई यूनिट से हम डिनोट करते हैं? इसको करते हैं हर्ट्ज से, है ना। हर्ट्ज इसकी एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए लिया गया समय, बस। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया गया है, दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी। आपको मालूम है इसका ऐसा यूनिट होगा सेकंड, टाइम पीरियड का। फिर वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड एट विच वेव ट्रेवल थ्रू द मीडियम, मीडियम के थ्रू कितनी स्पीड से जा रही है। अभी कैसे निकालते हैं? हमने साउंड में भी ये पढ़ा था, जब हमने साउंड वेव की बात की थी तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, साउंड चैप्टर जो हम इससे प्रीवियस पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या हुआ था? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मालूम है। डिस्टेंस क्या है इसमें? वेव लेंथ है ना, लेंथ ही तो डिस्टेंस है, तो वेव लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज लैम्डा। तो डिस्टेंस हुआ लैम्डा और टाइम हुआ टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो डिस्टेंस लैम्डा और कैपिटल टी। तो v क्या हो गया? v को हम ऐसे लिख सकते हो,
लैम्डा इंटू 1/t। 1/t का भी यही मतलब है ना, अगर इसके अपॉन में अगर साइड में 1/2t निकाल के रख दूं। अब एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। किस तरह से, इसको समझो। अगर ये मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है ना, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक है वेव, और ये वाली कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक यहाँ तक नहीं, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे गया, फिर इस तरह से गया, और इसमें एक साइकिल कैसे कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और दूसरी वाली दोनों वेव को देखेंगे, दोनों वेव को देखेंगे अगर, तो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई और टाइम पीरियड भी इसका 1 हो गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड में इसने कंप्लीट किया। यहाँ पे टाइम तो यहाँ पे भी सेम ही रहा होगा, पर फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे देखो, इसका टाइम पीरियड कैसा है, इसका टाइम पीरियड यहाँ तक 1 है, इसके तो एक यही कंप्लीट हो गया है ना, पर इसका एक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो टाइम पीरियड यहाँ पे कम है, टाइम पीरियड कम है यहाँ पे, टाइम पीरियड यहाँ पे जाके 1 हो रहा है, तो टाइम पीरियड कम होगा अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना, देखो कितनी इसने साइकिल कंप्लीट की, 1 2 3 और 3.5, तो 3.5 इसने कंप्लीट की और इसने एक ही कंप्लीट की। तो फ्रीक्वेंसी देखो इसकी कितनी ज़्यादा है और टाइम पीरियड इसका कम है, क्योंकि यहाँ पे आके ये पूरा कर रहा है एक, और इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है क्योंकि बाद में जाके ये एक सेकंड में इतना टाइम पीरियड में पूरा कर रहा है। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वहाँ टाइम पीरियड घटेगा, जहाँ टाइम पीरियड घटेगा वहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा 1/t को मैं लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी, और ये आ गया वेलोसिटी आपके पास। तो वेलोसिटी क्या होती है वेव की, तो वेव की वेलोसिटी होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो वेव की। अगला अगर देखेंगे पार्ट्स ऑफ वेव, तो अभी देखो जो हमने इसके बारे में बात की है, ये होता है क्रेस्ट ऊपर वाले, नीचे वाले होता है ट्रफ। ये जो होता है ये होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस जो चला गया है फ्रॉम द मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर की ओर चला, मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे की ओर चला, उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फिर आती है वेवलेंथ होती है 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये भी वेवलेंथ हुई और ये भी वेवलेंथ हो गई, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया टाइम पीरियड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यही हुआ कैरेक्टर्स ऑफ वेव और पार्ट्स ऑफ वेव। अब टाइप्स ऑफ वेव्स जो होती है वो कितनी तरीके की होती है, तो मेनली वेव्स 2 तरीके की होती है। कौन सी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव सबसे पहले बात करेंगे। मैकेनिकल वेव जैसा कि नाम से पता चल रहा है और साउंड वेव में भी मैंने आपको बताया था, मैकेनिकल वेव होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है, दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, जिनको मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जैसे कि हवा, पानी और गैस, ठीक है। तो इनकी जरूरत होती है जिसको, तो ऑसिलेशन ऑफ मैटर दैट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू मटेरियल मीडियम, जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है पास करने के लिए कहीं से, जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव हो गई और रिपल्स हो गई, जो वाटर पे रिपल आ रही है। साउंड वेव क्यों हो गई, क्योंकि साउंड को भी एयर चाहिए है। अगर मैं बोल रही हूँ तो अब हवा नहीं होगी अगर, तो ये पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि पार्टिकल ही तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। वैसे ही अगर हम स्पेस में बोले तो स्पेस में हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, वो सुनेगी ही नहीं बात, क्योंकि वहाँ पार्टिकल ही नहीं है उसको ट्रैवल करवाने के लिए, है ना। तो इसलिए साउंड वेव भी कैसी होती है, मैकेनिकल वेव होती है, दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। और फिर आपके पास में अगर बात करें रिपल्स की, वाटर पे जो वेव बनती है, क्योंकि वाटर पे बन रही है तो वाटर मीडियम है जिसको चाहिए है उस पर बनने के लिए। अगर मैं बात करूँ रोप पे जो वेव्स बन रही है, रस्सी को ऐसे करोगे तो उस पर भी वेव्स बनती है ना इस तरह से।
तो वो भी कब बन रही है? अगर रस्सी है तो मटेरियल है, मतलब मीडियम है, तो मीडियम है, सॉलिड मीडियम है वहाँ पे। तो अगर ये नहीं होगा तो वो वेव्स नहीं बन सकती, तो इसीलिए वो वेव्स होगी मैकेनिकल वेव्स। तो एनर्जी कैन ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, द पार्टिकल ऑफ मीडियम ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा है, पार्टिकल बस ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं वो अल्टीमेटली। तो मैकेनिकल वेव्स ट्रांसफर एनर्जी इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव प्रोपेगेट। जैसे जैसे वेव का प्रोपेगेशन होता है, मैकेनिकल वेव वैसे वैसे एनर्जी का ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। इलास्टिसिटी और इनर्शिया अगर किसी भी मीडियम के पास है, वहां पे ये एग्जिस्ट करती है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स जो है ना, वो दो तरह की होती है, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। किस तरह से, अगर कैसे हम बांटे मैकेनिकल वेव को? अगर हम बांटे डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन क्या है, जो मीडियम है वो। अब आप ये तो मालूम पड़ गया कि मैकेनिकल वेव में मीडियम प्रेजेंट होगा। अब मीडियम में पार्टिकल जो है वो दो तरीके से ऑसिलेट कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे या तो आगे पीछे। तो इस बेसिस पे हम मैकेनिकल वेव को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्या होती है? जिसमें परपेंडिकुलर में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर वेव यहाँ से यहाँ जा रही है तो पार्टिकल जो होंगे वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव कौन सी होगी? जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर और एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपिगेशन हो रहा है, पार्टिकल जो है मीडियम के वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। इस तरह से कुछ ये है, और पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे तो ऐसी वेव बनेगी आपके पास में, ये होती है ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो होती है जनरली अकर इन इलास्टिक सॉलिड्स में होती है ये, और डू नॉट फॉर्म इन गैसेस में तो नहीं बनती है, सॉलिड और लिक्विड में बन सकती है, वैक्यूम में भी। बल्कि अगर मैं बात करूं लाइट वेव वैक्यूम में भी चलती है ना। तो जो लाइट है, अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑल्सो ट्रांसवर्स इन नेचर, वो भी इसी तरह की होती है, ट्रांसफर होती है ऊपर नीचे। पार्टिकल जो होता है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करते हैं। ये होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। अभी ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। फिर अगर ट्रांसवर्स वेव जो होती है उनके एग्जाम्पल क्या है? रस्सी पे बनने वाली रोप पे जो वेव्स बनती है उसको स्ट्रेच कर दो और उसको इस तरह से हिलाओ, अगर तो ऑसिलेट करेगी अब वो, और उस पर वेव ट्रेवल करेगी, ठीक है। और अगर एक एंड को बांध दो और दूसरे एंड को पकड़ के इस तरह से ऊपर नीचे करो तो एक वेव उस पर फॉर्म होगी रस्सी पे, वो होती है आपके पास में ट्रांसवर्स वेव। फिर आपके पास में है सरफेस ऑफ वाटर, पानी पे जो बनती है रिपल्स। फिर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है वो भी कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है। तो ट्रांसफर के एग्जाम्पल याद रहेंगे, एक तो रस्सी पे बनने वाली, एक वाटर पे बनने वाली, और आपकी जो लाइट है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है। फिर दूसरी टाइप की आ गई जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव, वो दूसरे टाइप की मैकेनिकल वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये समझ आ गया है, अगर ट्रांसवर्स में पार्टिकल ऊपर नीचे मतलब परपेंडिकुलर में वाइब्रेट कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होंगे दे विल वाइब्रेट पैरेलल टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव पास कर रही है उस डायरेक्शन के पैरेलल में वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ जा रही है वेव, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम ये आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, ये नेबरिंग वाले को हिला देगा, वो आगे पीछे जाएगा, फिर ये अपने नेबरिंग वाले को हिला देगा, और इस तरह से वेव जो है वो एनर्जी की फॉर्म में आगे आगे प्रोपिगेट करती रहती है, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होंगे वो क्या करेंगे? वाइब्रेट पैरेलल टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है उसके पैरेलल में ही ये वाइब्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल साउंड वेव में भी तो जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो प्रेजेंट है वो भी आगे पीछे वाइब्रेशन के थ्रू हमारी वेव एनर्जी को, जो साउंड एनर्जी है, उसको प्रोपिगेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें दो रीजन्स आते हैं, एक आता है हाई डेंसिटी का, एक आता है लो डेंसिटी का रीजन। जैसे मैं बात कर रही हूँ अगर, तो यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो आगे शिफ्ट हो गए क्योंकि उनको एनर्जी मिल गया, तो यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हो गए, आगे इकट्ठे हो गए, है ना। तो एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी आ जाती है वहाँ पार्टिकल के पास में, तो वहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो जाता है, उसे बोलते हैं हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी यहाँ पे पार्टिकल की हो गई। और हाई डेंसिटी वाला जो रीजन होगा उसे बोलते हैं कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेस हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया। फिर एक होता है लो डेंसिटी का, जहाँ से पार्टिकल आगे की और मूव किए हैं, तो यहाँ पे ये होता है लो डेंसिटी और इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, है ना। रेयर फ्रैक्शन हो जाता है, एक जगह दूर दूर चले जाते हैं, एक जगह कॉम्प्रेशन हो जाता है। तो बार बार यही बनता है जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेट करती है, प्रोपिगेट करती है, तो उसमें एक रीजन बनता है कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, और उस तरह से वेव जो है प्रोपिगेट होती है। अगर हम एक स्प्रिंग पे देखें तो समझ आएगा, जैसे स्प्रिंग पे इस तरह से जा रही है वेव, एक जगह ऐसे हो रहा है, एक जगह टाइट हो रही है स्प्रिंग। तो ये वाला जो रीजन है ये है रेयर फ्रैक्शन का, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इस तरह से मूव करती है स्प्रिंग पे भी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल आपको मालूम पड़ गया, वो होगा साउंड वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होगी वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, और साउंड वेव आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। अब जो दूसरे काइंड की वेव है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ये लाइट होती है जो हम देख पाते हैं ना, जो सूरज से आती है लाइट हमारे पास, वो लाइट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दोनों उसमें वेक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फैक्टर भी होता है वेव का, और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक भी होता है। इस तरह से वेव ट्रैवल करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं ये, है ना। जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस तरह से होंगे, ये मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रिक है, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके, और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये इस तरह से मूव करती है, ये इस तरह से मूव करती है, और मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आपको दिखा रही है। तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? अनलाइक मैकेनिकल वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपिगेशन। प्रोपिगेट होने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है इसको। जैसे सूर्य से लाइट धरती तक आती है, सूर्य और धरती के बीच में एटमॉस्फेयर है, फिर उसके बाहर तो स्पेस है, वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है ना, पर वहाँ से भी तो लाइट आती है। तो स्पेस में तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना एयर, ना वाटर, ना सॉलिड, कुछ प्रेजेंट नहीं है जो लाइट को वहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है। तो वहाँ से कैसे ट्रैवल कर रही है लाइट? क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपिगेशन के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी कर पा रही है वो, है ना। तो वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? एक तो लाइट हो गई, एक्सरे, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। ठीक है। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है वैक्यूम में, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की यही स्पीड होती है, चाहे वो एक्सरे हो, माइक्रोवेव हो, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो, है ना, विजिबल लाइट हो, सबकी यही स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जो इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो क्या होती है? 1 हर्ट्ज से और 10⁻25 हर्ट्ज तक जाती है फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ कितनी जाती है? वेवलेंथ 10⁻6 मीटर टू 10⁻16 मीटर तक जाती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ती है फ्रीक्वेंसी घटती है, अगर वेवलेंथ घटती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो दो वेव से, अगर मैं इसकी वेवलेंथ ज़्यादा रख रही हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि ये बहुत देर से अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर पा रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है अगर वेवलेंथ ज़्यादा रख रही हूँ। अगर वेवलेंथ कम रख रही हूँ, अगर वेवलेंथ यहाँ पे कम है
तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई इसकी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है अगर, तो वेवलेंथ घट रही है, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है ना। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से भी पता चल ही रहा है आपको, 1 हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी होगी, इतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। 10⁻16 मीटर चली गई यहाँ से, है ना। तो देखो, शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी है, जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है कोई चीज़, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी है उसके पास में। तो इसीलिए शॉर्ट वेवलेंथ और ज़्यादा एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक स्पेक्ट्रम बनाती है ये पूरा, ठीक है, जिसमें आपके पास 7 वेव्स एग्जिस्ट करती है। तो कौन कौन सी? गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ठीक है, ये सारी होती है। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है ना, वेवलेंथ इसकी सबसे कम होती है, और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻14 टू 10⁻10 मीटर होती है। एक्स रेज की 10⁻10 टू 3 × 10⁻8 होती है। अच्छा, इनके यूजेस भी देख लेते हैं साथ साथ। गामा रेज जो होती है वो इतनी कम उसकी वेवलेंथ होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती होगी। फ्रीक्वेंसी अगर उसकी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती होगी। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है उसके अंदर, है ना। पेनिट्रेट करना मतलब किसी चीज़ के अंदर जाने की, है ना, घुसने की। तो ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो इसीलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है गामा रेज को, ठीक है। एक्स रेज जो होती है वो 10⁻10 टू 3 × 10⁻8 के बीच में। तो आपको जनरली जो याद रखना है वो रखनी है पावर -14 टू -10, -10 टू -8, है ना। यहाँ पे 4 घट रही है, यहाँ पे 2 घट रही है। इसको यूज़ किस लिए करते हैं? यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। आपको मालूम है ना एक्सरे कहाँ यूज़ होता है? जब आप हॉस्पिटल जाते हो एक्सरे करवाने के लिए, तो आपको अपनी बोन्स की इमेजिंग मिलती है ना, कि आपके कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ बोन में या कुछ नहीं हुआ। तो मेडिकल इमेजिंग के लिए और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के लिए भी, ऐसे हम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बने होता है तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए कि स्ट्रक्चर ठीक है, कहीं पे कोई होल रह गया, क्रैक रह गया, ये देखने के लिए। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो 10⁸ से 10⁷ तक, 4 × 10⁻7 मीटर तक वेवलेंथ होती है इसकी। तो यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन मतलब साफ करने के लिए, जो एपरेटस होते हैं हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है, जो उसको अल्ट्रावायलेट या फिर लैब्स वगैरह में उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर अगर हम रख दें तो वो स्टेरिलाइज मतलब वो सारे जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को किल कर देती है और स्टेरिलाइज कर देती है चीज़ों को। विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज़ किया जाता है, और प्योरिफिकेशन के लिए भी फिल्टर्स में भी कई जगह यूज़ होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। विजिबल लाइट क्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 4 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7। देखो पावर सेम है, बस डिफरेंस ये 4 और 7 के बीच आ गया। एक 4 है, एक 7.8 है। तो देखो बिल्कुल छोटा सा रेंज होता है ये विजिबल लाइट का, और इसका यूज़ क्या है? ह्यूमन विजन में, मतलब जो हम देख पा रहे हैं वो किस वजह से देख पा रहे हैं हम अपने आसपास? विजिबल लाइट की वजह से। तो इतना सा स्पेक्ट्रम में पूरा विजिबल लाइट जो होता है उसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बिल्कुल छोटा सा रेंज होती है, ये विजिबल लाइट में आती है ना, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अगला इंफ्रारेड जो आती है, इंफ्रारेड होती है 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 तक, ये इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड का काम होता है एक तरह से हीटिंग इफेक्ट देना, है ना, तो कॉज हीटिंग इफेक्ट देता है ये। इसको रिमोट कंट्रोल में भी यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, और थर्मल इमेजिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे सोलर पावर प्लांट्स होता है, सोलर सिस्टम, पॉली हाउस होता है, उसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो अंदर आके इंफ्रारेड जो होती है उसी में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हीट बढ़ जाती है उसके अंदर। तो हीटिंग इफेक्ट एक तरह से देता है, और रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है, ये याद रखना है। माइक्रोवेव होती है 10⁻³ से 1 मीटर तक,
है ना। और इसको यूज़ किस में किया जाता है, रेडार में भी यूज़ किया जाता है इसको, नाइट विजन कैमराज में, जिन कैमराज में रात को देख पाते हैं, कैमराज जो होते हैं, कुछ सीसीटीवी कैमराज भी जो अंधेरे में देख पाता है, वो क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स को इमिट करता है, जिसकी वजह से उनको वो विजन आ जाता है, देख पाते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, जो माइक्रोवेव्स होती है, ठीक है। रेडियो वेव्स सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, तो सबसे ज़्यादा दूर तक भी ये ट्रेवल कर सकती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कितनी है, 1 से लेके 10⁻⁴ मीटर तक इसकी जाती है वेवलेंथ। और इसको रेडियो में, क्योंकि नाम ही रेडियो वेव्स है, तो रेडियो में, कम्युनिकेशन में, टेलीविज़न में, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी वेवलेंथ की रेंज मालूम होनी चाहिए, और एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगी आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।